लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ रही हैं, फिर उससे पहले भी गुज़श्ता बरस आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर आकर वो अटैक करके गए। इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के दिफा और सलामती को क्या आप समझते हैं, ख़तरा भी शदीद है? और अगर ख़तरा है तो हमारी दिफाई तैयारी जिसे कहते हैं प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, हम कहाँ तैयार खड़े हैं अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की जाती है फिर और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करता है, तो थ्रेट का लेवल क्या है और हमारी तरफ से जवाब और वो कितना है? देखिए नतीन, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है जी, और उसकी जहाँ स्ट्रेंथ है आबादी की और बड़े होने की, रिसोर्स की, वहाँ लाइबिलिटीज़ भी हैं। उसकी वजह यह है कि उसका बॉर्डर जो है वो अगर हमारा उनके साथ 3,300 किलोमीटर है तो उनका 15,000 किलोमीटर तो लैंड बॉर्डर है और 7,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी है। बहुत तवील है, बहुत तवील है। लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो जो चाइना को अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं ना, तो चाइना के आगे एक दीवार है हिमालय की जी। तो अभी इंडिया जब भी अभी पूरी दुनिया से आम खरीदता है, अब नंबर 1 ऑलमोस्ट बायर है, फ्रांस से है, अमेरिका से है, पूरी दुनिया से। और बहाना ये होता है कि चीन के थ्रेट है और चीन की बोगी खड़े करते हैं। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि देखिए चीन तो हिमालय से कवर्ड है, तो क्या ये मैकेनाइज्ड फार्मेशन आप हिमालय में यूज करेंगे? ये तो नामुमकिन है बिल्कुल। या बांग्लादेश के दरियाओं में चलेंगी या ये सारी पाकिस्तान की और उनकी टोटल डिप्लॉयमेंट की ओरिएंटेशन भी हमारी तरफ है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा का करम है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हमें अगर ऑफेंसिव डिज़ाइंस हो ना हमारे, तो हमें इंडिया से 3 गुना बड़ी फ़ौज चाहिए। लेकिन चूंकि हमने अपने दफा के लिए तैयारी की हुई है, इसलिए अगर इंडिया की 14-15 लाख की फ़ौज है तो हमारे पास भी 5-6 लाख की फ़ौज है। जी बिल्कुल। अगर इंडिया के पास लेट से 4,500 टैंक्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी कुछ 2,700 या इसके लगभग टैंक्स हैं। इसी तरह गन्स अगर उनके पास ये जो हैं AFVs वो 5,600 हैं तो हमारे पास भी 3,000 हैं। आर्टिलरी के पीसेस अगर 5,000 उनके पास हैं तो हमारे पास भी 3,700 हैं। सो देयरफॉर हम अल्लाह के करम से वेल इक्विप्ड हैं फॉर आवर डिफेंस। हमारी नेवी के अंदर भी ऑब्वियसली उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनका बड़ा लंबा बॉर्डर है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमारी तरफ, और स्पेशली अभी CPAC की वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1100 किलोमीटर हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी और ज़्यादा एक्सपेंडेड है, जिस पे हमें अपना उसको करना पड़ेगा। इसी तरह जो एयरफोर्स है वो अगर उनके पास कोई 2,200 जहाज़ हैं तो हमारे पास 1,143 हैं। अभी वो और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी इस थ्रेट को, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि आर्म्स रेस में जाएं, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करें, मिसाइल करें। ये सब कुछ जो है मजबूरन करना पड़ा हमें अपने दफा और सलामती के लिए, कि जो ही भारत जो एक्शन लेता था जवाबन पाकिस्तान को वो चीज़ करनी पड़ती थी। यही हुआ, पहले हिंदुस्तान ने एटमी तजर्बे किए और पाकिस्तान ने बाद में किए। जी, और हमने इंडिया को ये ऑफर भी किया था कि साउथ एशिया जो है इसको न्यूक्लियर फ्री जोन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया। और उनके अंदर एक कीड़ा है और मैं ये समझता हूँ कि उनको इट्स ए कॉम्प्लेक्स लीडरशिप वहाँ, जिसको एक एहसास कम तरी है। वरना इंडिया और पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, आज़ादी के साथ रहें। UN के चार्टर के मुताबिक हम बारहा आपको पीस टॉक्स की ऑफर देते हैं, आप जंग की बात करते हैं। और ये मोदी इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, जब ढाका गया तो इसने ये कहा कि ये बांग्लादेशियों की आज़ादी में हमारा खून शामिल है। हमें तो कोई शक नहीं था कि मुफ्ती बानी जो थे वो एक्चुअली रॉ के एजेंट थे, वहाँ के सारे लोग थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने मान ली 1971 की। और अभी अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान वालों को वहाँ से बैठ के कहा कि वो हम करते हैं। और फिर अगले दिन कहा, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, कि ये कहते 10 दिन के अंदर हम पाकिस्तान जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो मतलब है इसको, इनको ये ज़बान स्टेट्समैन नहीं यूज़ करते। वो जो स्टेट्समैन होते हैं ना वो बड़े फॉर रीटिंग, वो कहते हैं ना दे टॉक लेस एंड से मोर। बिल्कुल इसी नुक्ते को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि 1947 में पाकिस्तान के पास दिफाई पैदावार के हवाले से एक भी फैक्ट्री नहीं थी। आप
जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के चेयरमैन भी रहे। इस वक्त पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की सलाहियत और इस्तेदाद, दोनों चीज़ें बताइएगा, वो कहाँ खड़ी है? हमारी डिफेंस प्रोडक्शन का सेक्टर कहाँ खड़ा है? देखिए, अल्लाह का ये बड़ा करम है। पहली हमारी प्रायोरिटी तो ये थी कि हम मुल्क के अंदर वो चीज़ें बनाएं जो हमारी फ़ौज की ज़रूरत है। जी, पाकिस्तान आर्मी की जो ज़रूरत है, जो 6 लाख की फ़ौज है जी, तो एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, तो हम जब बाहर से चीज़ें मंगाएंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। जी, तो आप देखें कि हमने पेमेंट होगी, तो अल्लाह के करम से हमने कुछ 70-80% जो अपनी रिक्वायरमेंट है टेक्टिकल वेपन्स फॉर डिफेंस, वो हमने अपने तौर के ऊपर बेहतरीन तैयार ही नहीं किए, बल्कि एक्सपोर्ट करने की भी सलाहियत हम अपने तौर पे रखते हैं। इस वक्त मतीन दुनिया के अंदर ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना, ये एक बड़ी ल्यूक्रेटिव मनी मेकिंग कंसर्न भी है। यानी अमेरिका, रशिया, ये वो इस वक्त दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है वेपन्स की, वो को $25 बिलियन की हुई है 2018 में, और इसमें $10.8 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका ने की है। सेकंड 6-7 बिलियन रशिया ने की है। इसका मतलब है अमेरिका दिफाई बरामदात के हवाले से दुनिया में नंबर वन है ऑल दी टाइम, और रशिया नंबर 2 है, और इसी तरह फिर फ्रांस है और जर्मनी और ये इन ममालिक का है। पाकिस्तान ने ये किया कि हम अपने तौर पे पहली तो बड़ी कामयाबी ये है कि हमें अपनी जो फ़ौज है उसके लिए G3 से लेके स्मॉल आर्म्स से लेके तोपों का एमुनेशन, टैंकों का एमुनेशन, आपके जो मार्टर्स बम्स, ये वो चीज़ें हमने अपनी से। फिर जब हमने देखा कि इंडिया तो एक कदम आगे जा रहा है और वो तो मिसाइल की तैयारी में, अल्लाह का करम हम मिसाइल बना लिए। फिर खुदा का करम है जब उन्होंने आप देखा हमारा डिफेंस बन गया 74 में वो धमाके किए और साथ ही उनकी ज़बान बदल गई कि अभी हम इनको सबक सिखाएंगे। तो उस वक़्त फिर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि घास खाएंगे और वो करेंगे, और फिर हर लीडर ने जो आबाद में आए उनके, वो ज़ियाउल हक साहब, प्रेसिडेंट इसहाक खान, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ साहब को तो ये ऑनर मिल गई कि इनके होते हुए धमाके हो गए 1998 के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि इसी के ऊपर एक हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर डिसीजन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया और शुरू से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रेडी थी, तो क्या माजी के हुक्मरान मुख्तलिफ औकात में क्या इसके ऊपर समझौता करते रहे? हमने पहले न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं कर लिए? हिंदुस्तान ने जब किए तो उसके बाद पाकिस्तान को एक तवील वक्त क्यों लगा? देखिए, वजह ये थी कि हम ज़ेरे अताब थे पूरी दुनिया में, मोस्ट सैंक्शनड एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता है ना, हमने सोवियत बैटल ये हिस्सा लिया, उसके बाद उन्होंने हमें प्रेसलर अमेंडमेंट लगा दी। उससे पहले तमाम पाबंदियां लग गई थी, साइमेंटन, ग्लेन, और फिर ये प्रेसलर लगा दी। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। दैट इज द रीजन ज़ियाउल हक भी लाई लो रहे, लेकिन तैयारी पूरी करते रहे, किसी की नहीं सुनी। हर हाकम ने कंप्रोमाइज नहीं किया। वो सिविल जोहरी प्रोग्राम पे किसी भी लीडर ने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो मिलिट्री का हो या सिविल का हो। मुझे 3 साल मिले बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी, काम मोइन कुरैशी साहब के साथ था मैं। हर मौके के ऊपर हर किसी ने पूरा वो अल्लाह के करम से किया। ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ आप मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पे रहे, उनके साथ आप मुज़ाकरात नेगोशिएशंस में रहे। कहीं आपने देखा कि किसी भी वक्त पाकिस्तान के दिफा के एतबार से अमेरिका का दबाव सामने वो ले लेती थी या वो नहीं दबाव लेती? देखिए, हम 95 में गए अमेरिका, बिल क्लिंटन से मुलाकात थी, तो हमारे F-16 के हमने पैसे दिए हुए थे 28। वो इशू वहाँ पे बातचीत में आया। बातचीत में हमने जोरदार तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी, तो बिल क्लिंटन वाज सो हेल्पलेस, ही सेड कांग्रेस नहीं मानती, और यहाँ हमें पता था यहूदियों का भी और हिंदुओं का भी जोर है, बहुत असर और रसूख होता है। उसने कहा था ना सिर्फ ये कि हम ये अभी आपको दे नहीं सकते, पैसे आपने दिए हुए हैं, बल्कि आपके ऊपर ये जो हैंगर्स जिनमें हमने खड़े किए हैं, इनका किराया भी आपको देना पड़ेगा। और तो ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग था। बाद में अल्लाह का करम है, इसहाक डार साहब और ये मियां नवाज शरीफ साहब जब गए दोबारा, तो इन्होंने ज़ोरदार तरीके से ये बात करा के तो वो रिलीज़ हो गए। तो इसलिए बैनुल अक़वामी प्रेशर से ये रिलीज़ हुए थे, शायद जनरल मुशर्रफ के दौर में जाके हुए थे जी। लेकिन पहले इससे एफर्ट्स होती रही और फिर एक वक्त उन्होंने हमें ऑप्शन दी कि आप टर्की से ले लें। दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमें अपनी तहारत और अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके
उनको ओवरकम करना चाहिए।